नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें हमने पढ़ लिया है अल्फा स्कैटरिंग जो कि रदरफोर्ड का है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। उसके बाद हमने पढ़ा है, हिंदी में कहें तो रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उसके बाद ही तुरंत बाद ही, क्योंकि वो उससे रिलेटेड था, इसलिए हमने फिर अगला ही टॉपिक किया है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, कहें तो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए किसी को तो आना था और यहाँ पे आए हैं नील्स बोर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल ने पूरे ही केमिस्ट्री की दुनिया में भौकाल मचा दिया था और ये भौकाल मचाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर भी, क्योंकि बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं, तो क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर से। तो मेरा यहाँ तक मानना है 3 क्वेश्चंस बोहर एटॉमिक मॉडल से आ ही जाते हैं। तो बिल्कुल भी जो है आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आपको आती है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन नहीं आती है तो पेन पेपर पेंसिल लेके बैठिए और जब तक वीडियो ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको हर एक चीज़ नोट करनी है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। ऐसा कहा जाता है कि हमारे वेद जो हैं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उन वेदों में से एक वेद में ये लिखा हुआ है कि ये जो सोलर सिस्टम है बिल्कुल वैसा का वैसा ही सिस्टम एक चलता है एटम्स के अंदर। और यही कंसेप्ट, ऐसा कहा जाता है कि यही सेम कंसेप्ट बोहर के दिमाग में आ गया था, जो शायद पढ़ के आया हो। खैर, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि उनके दिमाग में कंसेप्ट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया, लेकिन यही सेम आइडिया उनके दिमाग में आया कि जैसे जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ही सेम एटम को उन्होंने मान लिया। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम में होता है कि भाई बीच में एक सन होगा और उसके चारों तरफ कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव, यानी प्लैनेट्स मूव करेंगे, है ना। ये बात तो हमें रदरफोर्ड भी बता चुके थे कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने भी बताई। ये बात इनके दिमाग में भी आ गई कि भाई सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। लेकिन एक चीज़ थी, रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, लॉस करके किसी दिन नाभिक में जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। लेकिन नील्स बोर के समझ में एक बात आई कि यार ये प्लैनेट भी तो सन में नहीं गिर रहे हैं, प्लैनेट तो चक्कर लगा रहे हैं हवा में यूं ही, ये तो सन में नहीं गिर रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भी नहीं गिरना चाहिए, कोई चीज़ तो है। फिर वो रिसर्च में लग गए और उन्होंने फाइनली ढूंढ लिया कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं गिर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, आप हेडिंग डाल लीजिए पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और उसका पहला पोस्टुलेट ये है कि बोहर ने एज्यूम किया, बोहर एज्यूम एटम्स लाइक सोलर सिस्टम। Here nucleus is like sun and planets is like, sorry, electron is like planets, electron is like planets। ठीक है, यानी इस पूरी बात का क्या मतलब हो गया? इस पूरी बात का मतलब हो गया, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो हिंदी में यह है कि बोहर ने माना कि जो एटम है, जो परमाणु है हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लिख लीजिए, सोलर सिस्टम ही लिख लीजिए। सोलर सिस्टम की तरह है, सोलर सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं सौरमंडल।
सौर मंडल की तरह है, ठीक है, सौर मंडल की तरह है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हैं हमारे प्लैनेट्स की तरह यानी ग्रहों की तरह, और जो न्यूक्लियस है वो हमारे सन की तरह है। तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं प्लैनेट की तरह ही बिल्कुल गोल 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 चक्कर लगाते हैं, किसके? न्यूक्लियस के। ये पहला पोस्टुलेट है, आपको ये हर वक्त याद रहना चाहिए। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट समझ गए? ये मैंने अभी आधा लिखा है, आपको पूरा लिख लेना है, मैंने तो समझाने के लिए लिख दिया है। आपको ये पूरा का पूरा लिख लेना है कि भाई बोहर ने ये माना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल वैसे ही घूमता है जैसे कि प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पोस्टुलेट से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि भाई गिर क्यों नहीं रहा है। ये गिर इसलिए नहीं रहा है, सबसे पहले जानो कि प्लैनेट सन के अंदर क्यों नहीं गिर रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ हमारा कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, तो क्योंकि सन बड़ा है प्लैनेट से, तो जाहिर सी बात है कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और इसे अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। जो सन है वो सारे के सारे प्लैनेट्स को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है ना। तो इसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा विच इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसे संतुलित करने के लिए एक और फोर्स डेवलप हो जाता है प्रकृति के अंदर, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल्स टू mv² अपॉन आर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं, निरस्त कर देते हैं और हमारा प्लैनेट आराम से घूमता रहता है। सेम यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू के की जगह मैं पूरी बात लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की यहाँ पे Q1 की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यानी E, और Q2 की जगह पे आप लिखेंगे Jd। Jd क्या है लिख देता हूं, चलो मैं Q1 की जगह आप E लिखेंगे और Q2 की जगह Jd। Jd यानी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको कौन बैलेंस कर देगा? इसको बैलेंस कर देगा mv² अपॉन आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक हो गया, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। इस वजह से ये इसके अंदर नहीं गिर रहा है, यानी ये जो है वो इसके इक्वल हो रहा है, इसे नीचे नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए पोस्टुलेट नंबर 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कहता है, पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है? मैं इसे मिटा दूं, मिटा के आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए बस आप। हाँ, तो इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, या इंग्लिश में इसे कहें तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा, उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स दोज ऑर्बिट for which angular momentum electron revolves those orbit for which angular momentum of the electron is multiple integral of h/2π। इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। समझ गए बात को? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाएगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल इंटीग्रल होगा। ठीक है, किसके? h/2π के। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? mvr इक्वल टू h/2π और ये होगा मल्टीपल इंटीग्रल n। तो mvr इक्वल टू n h/2π, n की वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये रहा इसका सेकंड पोस्टुलेट। अब देखो यहां पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है हमारे बोहर साहब ने। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम, एटम की क्वांटम थ्योरी, एटमिक क्वांटम थ्योरी किसने दी है? बोहर साहब ने। और इसकी जो जब इसमें कमियां निकलेंगी, इसे दूर करने एक और भाई साहब आएंगे, वो देंगे वेव थ्योरी, है ना। ये क्वांटम थ्योरी है, वेव थ्योरी किसने दी है? अच्छा, अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसके लिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप वैल्यूज लिखेंगे, जैसे h है, h की वैल्यू क्या आएगी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, mvr इक्वल टू nh/2π। अब इस वाले फॉर्मूले को, और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था 1/4πε0 q1 q2/r² इक्वल टू mv²/r, इन दोनों को आपस में मिला के जब सॉल्व करेंगे, mv²/r यानी स्क्वायर करके जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। जैसे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, r0 मान लो या r मान लो। r की वैल्यू यानी किसकी वैल्यू है? ये रेडियस की वैल्यू। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब कोई मतलब नहीं बनता, वहां पे तो आपको केवल क्वेश्चन करने होते हैं, डेरिवेशन नहीं करने होते हैं। तो आप सीधे सीधे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे। ये फॉर्मूले कब आएंगे? जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो, तो आप सीधे सीधे बस वैल्यू याद कर लीजिए, विच इज r की वैल्यू यानी रेडियस, r0 भी लिखते हैं कुछ लोग, r0 इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n² / z इन मीटर। ठीक है, अगर 10⁻⁻10 को हटा दें तो वो काय के इक्वल होता है? 10⁻⁻10 इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रम के। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? एंगस्ट्रम में। r0 इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 किस में आ जाएगी? -10 हटा दो, एंगस्ट्रम, है ना, n² / z इन एंगस्ट्रम। तो ये दोनों ही वैल्यू आपके काम में आ सकती हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर मैं मिटा के ही कराऊं आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताऊंगा मिटा के इसे। तो मिटा देता हूं मैं अभी से। तो हमने रेडियस अब तक निकाल चुकी है। अब इसकी वेलोसिटी भी देख ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी के साथ चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। 2.18, कुछ लोग इसे 2.2 भी लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं होनी चाहिए। 10⁻⁶ यानी देखिए स्पीड ऑफ लाइट से कम मूव करते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछने में आ जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम होती है ना। वो 10⁻8 है ना, 10⁸, ये है 2.1 × 10⁻6, ये इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में आएगी, इसके साथ वो और रह गया है, विच इज इक्वल टू z/n, और मीटर पर सेकंड में है ये वैल्यू, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास रेडियस आ गई है, वेलोसिटी आ गई है, तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर पूरा करने में टाइम पीरियड क्या है। अच्छा, एक और बात ये है कि जैसे हमने रेडियस निकाली है ना, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n²/z, तो वहां पे भी वो n पे डिपेंड कर रही है और ये भी n पे डिपेंड कर रही है ना। यानी जैसे जैसे इसकी ऑर्बिट बदलेगी, इनकी रेडियस भी बदलेगी, इनकी वेलोसिटी भी बदलेगी। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगी रेडियस, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो
टाइम पीरियड तो आप जानते ही कैसे निकालेंगे, 2πr अपॉन v, ऐसे तो निकालते हैं। अरे उससे निकाल लो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो r की वैल्यू तो हम वहां से रख देंगे, क्या रख देंगे, r की वैल्यू तो रख देंगे वही 0.53 इंटू z(n²) अपॉन z, ठीक है। और ये वाली वैल्यू यहां से रख देंगे, v की क्या है ये 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन। अच्छा यहाँ पे 10⁻−10 और आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, r ऊपर है v नीचे है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, z² हो जाएगा और n की पावर हो जाएगी 3। तो t इक्वल टू आ जाएगा समथिंग इंटू n की पावर 3 अपॉन z², ठीक है। तो ये सवाल जनरली कंपेरिजन करके आता है कि पहले का ये है तो दूसरे का बताइए। तो बस आप इसका कर लीजिए, t1 अपॉन t2 इक्वल टू कैसे आएगा, n1 अपॉन n2 इसकी पावर 3 इंटू z2 अपॉन z1 इसकी पावर 2, ठीक है। तो फटाफट से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला फॉर्मूला आएगा, चिंता मत करो, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बहुत टफ वैल्यू है, बार बार कौन उसकी कैलकुलेशन करेगा। फिर भी आपको उसकी कैलकुलेशन चाहिए तो इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगी वैल्यू निकल के, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये वैल्यू फिलहाल के लिए मुझे याद नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास कैलकुलेटर फिलहाल नहीं है, तो आप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए ही तो, वरना ये वाले फॉर्मूले पे सवाल आएगा, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको लिखा दिया है, ठीक है। ये है टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो n1 आएगा यहाँ पे, n1 अपॉन n2 की पावर 3 इंटू z2 अपॉन z1 की पावर 2, ठीक है। अब इसमें हमने पॉस्टुलेट्स रह गए हैं कुछ, 2, 3 और 4 पॉस्टुलेट रह गए हैं, उसे मैं अभी करा देता हूँ आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका अगला पॉस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, है ना, और उस ऑर्बिट को क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। तो इसे भी आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। या ये कहें, अच्छा इसे पूरी, या फिर ये भी लिख सकते हैं आप कि electron moving electron in a orbit, moving electron in an orbit does not lose or gain its energy किसी भी ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ना लॉस करेगा ना वो किसी को लेगा, and move in fixed orbit, ORBIT, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, and those orbits are called stationary orbit, ठीक है। अगर हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा ग्रहण करेगा ना ऊर्जा हानि करेगा, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमेगा, कुछ निश्चित कक्षा में घूमेगा, इन कक्षाओं को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। स्टेशनरी माने क्या कहेंगे आप ढूंढ लेना, मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, स्टेशनरी ऑर्बिट माने कक्षा, स्टेशनरी कक्षा कहते हैं, ठीक है। ये इसका अगला पॉस्टुलेट है।
बहुत सरल है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना ही अपनी एनर्जी कहीं से गेन करेगा, तो वो है अपनी एक ही फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। कब तक घूमेगा? अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में कब तक घूमेगा? जब तक कि उसे बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल जाती है। ठीक है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। उस ऑर्बिट का नाम क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट। बहुत ही इजी पॉस्टुलेट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूं अभी पॉज करके वीडियो को। अगला पॉस्टुलेट और रहे तो थर्ड पॉस्टुलेट क्या है? यानी थर्ड तो हम पढ़ा चुके हैं, फोर्थ भी पढ़ा चुके हैं। फिफ्थ पॉस्टुलेट ये कहता है, बहुत इजी है, वो ये कहता है कि मैंने अभी आपको फोर्थ पॉस्टुलेट में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। उस ऑर्बिट में ना तो वो किसी से ऊर्जा लेगा ना देगा, लेकिन अगर कहीं बाहर से किसी सोर्स से उसे एनर्जी मिल जाती है तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के अपनी से ऊंची वाली एनर्जी वाली ऑर्बिट में चले जाएगा, है ना, और वहाँ पे घूमने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से अपनी एनर्जी रेडिएट आउट करेगा तो ऊपर से फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये इनका फिफ्थ है। तो लिख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी, इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। When electron gain energy, it jump from lower energy to high energy। ठीक है, ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, बट when electron jump higher energy level to lower energy level, it radiate out energy, in the form of, कुछ लोग इसे क्वांटा बोलते हैं और कुछ लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी आप लिख लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो वह एनर्जी लॉस करता है। किसकी फॉर्म में? क्वांटा की फॉर्म में कहीं कहीं लिखा है, और कहीं कहीं लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो एनर्जी आती है ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो क्या निकल के आती है वो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली -13.6। ठीक है, एक तो ये निकल के आती है n² अपॉन z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वैसे आप ज़्यादातर सवाल जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही निकल के आएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो फाइनल एनर्जी निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या है? En इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो आपको फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो n इक्वल टू 1 रख दो, ये आ जाएगी E1। सेकेंड में निकालना है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ ये। अब इससे देखो एक क्वेश्चन और आ सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? आप कहेंगे कि घटेगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपने ये माइनस साइन नहीं देखा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इसकी n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इस पूरे की वैल्यू तो घटेगी ना, और घटेगी तो इसका मतलब माइनस कम हो रहा है तो अल्टीमेटली तो वैल्यू बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर हम इतना मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव है, अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू घटेगी, लेकिन माइनस में वैल्यू घट रही है, इसका मतलब अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया जैसे जैसे हम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखेंगे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसे आप नोट डाल के लिख लीजिए कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो कभी कभी, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कभी कभी जूल में भी आ जाता है, तो वो वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिए। वो है माइनस के, वही है जो हमने अभी किया था, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² इन जूल। ठीक है, ये है
टोटल का। वैसे काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं पूछेगा, तो मैं उसे आपको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो लिख ले, वैसे ज़रूरत है नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकल के आती है हाफ kZe²/r, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है, हाफ हटा दो, -kZe²/r, और टोटल एनर्जी निकल के आती है -12Ze²/r इंटू k, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूले हैं। तो ये हैं इसके पोस्टुलेट्स। तो बोहर मॉडल इसलिए भी खास है क्योंकि उसके 5 पोस्टुलेट्स हैं और पाँचों के पाँचों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए भी खास है कि इसके अंदर कम से कम 10 फॉर्मूले हैं, 10 ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अभी ये मैंने आपको आधा पार्ट बताया है, इसका जो आधा पार्ट है वो ये है, क्या है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अपने आप में ही बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बना देता है, तो मैं उसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा, इवन अगर वो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं फिर भी करवा दीजिएगा। हमारे 1000 को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय।